नमस्कार सर। Uh, Introduce yourself without your name. सर मैं 2010 में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में बीटेक किया हूँ सर। विगत 10 वर्षों से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एज ए स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा हॉबी सर कुकिंग और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है सर लेबर एंड सोशल वेलफेयर। किस जिले से हैं? सर मैं औरंगाबाद। औरंगाबाद जिले। औरंगाबाद की 5 विशेषता बताइए। सर औरंगाबाद मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र है तो सर बेस्ट साधन है। और वहाँ पे सर ऐतिहासिक रूप में हमारे राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिंह वहीं से बिलोंग करते हैं, औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं सर। और सात शहीद में एक 5वां स्थान में जगतपति शहीद जगतपति का नाम आता है सर, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन उनके अपने बलिदान किया था। और डिजिटल ग्रुप में देखा जाए तो यहाँ पे समस्या ये कि यहाँ और सामाजिक समस्या को देखा जाए, सामाजिक रूप में देखा जाए तो यहाँ पर बाल विवाह और सर गरीबी बेरोजगारी की समस्या है। और धार्मिक स्थिति में सर यहाँ देव मंदिर है, उमगा मंदिर है। और ईसाई यहाँ पे एक बहुत बड़ा दरगाह है जिसे अजमेर शरीफ कहा जाता है। बंटी जी पूछे एलएसडब्ल्यू में, फिर हम आगे देखते हैं। जी सर, आवाज मिल रही है? हाँ मैम। आपका ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू है? हाँ जी मैम, मेरा ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू है मैम। एलएसडब्ल्यू का हिंदी बताइए। श्रमिक को परिभाषित कीजिए इसमें से। श्रमिक से तात्पर्य वैसे व्यक्ति से है जो आर्थिक पैसे कमाने के लिए करता है या बिना पैसे कमाने के लिए करता है, उसे लोग श्रमिक में कार्य के रूप में से मानसिक बौद्धिक के माध्यम से किया जा सकता है, तो काम किया जा सकता है, तो श्रमिक कहा जाता है। अच्छा ठीक है, ये ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में सुने होंगे आप, पढ़े होंगे उसके बारे में। उसका निर्धारण कैसे किया जाता है बता सकते हैं? जी, ग्रेच्युटी के लिए मुख्य शर्त यह है कि उस एम्प्लॉय को मिनिमम 5 साल काम करना होना चाहिए एम्प्लॉय उस संस्थान में। और निर्धारण करने के 1 साल में 15 दिन के लिए फार्मेसी का कोई है 15 दिन के लिए, मौसम है तो 1 साल में 7 दिन जाता है। इसके निर्धारण के लिए हम लोग अगर मौसमी अगर व्यक्ति अगर मासिक रूप में मासिक वेतन प्रदान किया जाता है तो उसके निर्धारण के लिए फॉर्मूला ये होता है कि लास्ट मंथ का सैलरी डिवाइडेड बाई 26 गुने 15 गुने नंबर्स ऑफ ईयर जितना सर्विस किया हो। अच्छा, अगर मासिक खाने में काम करता है तो विगत 3 महीने का सैलरी। इसकी अधिकतम लिमिटेशन कितनी रखी गई है वर्तमान में? 20 लाख रखी गई है। अच्छा, 20 लाख की गई है। और आप ईएसआई एक्ट के बारे में जानते होंगे? हाँ मैम, जानता हूँ। ये किसी संस्थान पे कब लागू होता है और ये इसमें कितने वेतन मान वाले व्यक्ति को ईएसआई संस्थान के अंतर्गत रखा जाता है? कितना वेतनमान होना चाहिए मिनिमम? 24,000 में ईएसआई के लिए जिस एम्प्लॉय का वेतन 24,000 है तो वो ईएसआई के अंतर्गत में आएगा।
अच्छा, अच्छा। आईएलओ आईएलओ एक संगठन है, उसका स्थापना ईयर और मुख्यालय बता सकते हैं? हाँ, 1919 ईस्वी में हुआ था और इसका जिनेवा मुख्यालय जिनेवा। अच्छा, इसके द्वारा 2 प्रावधान दिए जाते हैं जिसको सदस्य राष्ट्र अपने यहाँ इसको लागू कराने का प्रयास करते हैं। एक अभिसमय होता है, दूसरा सिफारिश होता है। जी मैम, जी मैम। तो अभी तक कितने अभिसमय दिए गए हैं आईएलओ के द्वारा? श्योर हैं आप? मैम, कहीं-कहीं 185 देख सकता हूँ, कहीं-कहीं 189 देख रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। महिला श्रम मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है और जी एक मैम, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है। जी मैम। दोनों प्रोविजन आने के बाद आप समाज में जी। क्या बदलाव देखते हैं? आधी आबादी आपकी है जो इसका लाभ ले रही है वर्तमान में, तो इसका क्या परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए मैम, एक्चुअली वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो वर्तमान में हमारे जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं, जो महिलाएं काम करना चाह रही हैं, तो उनको एक तो आर्थिक स्वीकृति मिली रही है, साथ-साथ में उनको जॉब स्वीकृति मिल रही है और साथ-साथ में वर्तमान में महिलाओं को निर्णय क्षमता बहुत इंक्रीज हुआ है वर्तमान में। तो ये चीज देखा जाए, इस कारण से उन अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम पे वो ज्यादा ध्यान दे रही है और वो एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान उनका हो रहा है। जैसे हमारे सरकार का एक उद्देश्य ही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेट किया जाए, जिससे कि हमारा जैसे कि 55% हमारा पुरुष जो है जिस तरह से अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उस तरह से महिलाओं को भी किया जाए, जो 20% है उसे। इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों योजनाएं जिसके माध्यम से महिलाओं को एक तरह से आर्थिक सपोर्ट मिल रहा है, एक इंटरनल जो सपोर्ट मिल रहा है, जो कि आगे बढ़ के किसी संस्थान में काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा योगदान इनके लिए है। अच्छा, आप दिल्ली मेट्रो में कार्यरत हैं? जी मैम। भारत में सबसे पहली मेट्रो कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चली थी 1984 में। अच्छा, और दिल्ली मेट्रो में और इंडियन रेलवे में ऐसा क्या डिफरेंस है कि उसकी पंक्चुअलिटी बिल्कुल मेंटेन होती है मेट्रो की और इंडियन रेलवे की? तो सम की पॉइंट्स बता सकते हैं कि जिसको मेट्रो से अडॉप्ट करे इंडियन रेलवे? हाँ मैम, जरूर बताऊंगा मैम। इसमें पहला पॉइंट ये है कि दिल्ली मेट्रो का जो सिग्नलिंग सिस्टम जो है ना, वो एक बहुत ही ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है और रेलवे में देखा जाता है सिग्नलिंग सिस्टम बहुत उतना हाई टेक्नोलॉजी का नहीं यूज किया गया है। दूसरी बात है कि यहाँ पे ये बता सकते हैं? एक्चुअली ये लार्ज स्केल पे है और ये स्मॉल स्केल पे है, क्योंकि ये इसका कॉस्टिंग बहुत हाई पड़ता है। मेट्रो का जो सिग्नलिंग सिस्टम है बहुत हाई कॉस्ट होता है उसका, और उसमें हम लोग नहीं मैनेज कर पाएंगे, उतना कॉस्ट हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हमारा जो ट्रैक सिस्टम बनाया गया है, वो ट्रैक को हम लोग एक ट्रैक सर्किट के रूप में सेगमेंट में बांट दिया गया है, जिससे मुझे क्या होता है, कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो मुझे आइडेंटिफाई करने में सुविधा होती है। जबकि इंडियन रेलवे में देखा जाता है वहां पे जो ट्रैक सेगमेंट है वो डिफाइन नहीं किया गया है, वो सिग्नल पे डिपेंड होता है वहां पे। जिससे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि दो सिग्नल के बीच में कम से कम 50 ट्रैक सर्किट डिफाइन कर दिया गया। मान लिया कि किसी ट्रैक सर्किट में फॉल्ट आ गया या किसी सिग्नल में प्रॉब्लम हो गया, तो मैं स्टॉक सर्किट को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करता हूँ। जबकि इंडियन रेलवे में क्या होता है कि पूरे सिस्टम को अगर आप जहाँ पे अभी कार्यरत हैं वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है? मैम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं एक स्टेशन कंट्रोलर, मेरा पोस्ट है स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर। मेरा पोस्ट है, दोनों इंटरचेंजिंग है। 3 साल स्टेशन कंट्रोलर रहता हूँ तो 2 साल ट्रेन ऑपरेटर रहता हूँ। तो मेरा स्टेशन कंट्रोलर के रूप में मेरा स्टेशन के जितने भी एक्टिविटी होते हैं, जस्ट लाइक रेवेन्यू वर्क, ट्रेन ऑपरेशन, जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं, रेवेन्यू वर्क, पब्लिक कंप्लेंट, हर ऑल एक्टिविटी आर मॉनिटर बाय स्टेशन कंट्रोलर। जब ट्रेन ऑपरेशन में चले जाते हैं हम लोग हैं, तो वहां पे जितने भी ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड, ट्रेन मूवमेंट कराना, पीके हेडवे मेंटेन कराना, पंक्चुअलिटी मेंटेन करना, सारा जिम्मेदारी हम लोग को पड़ जाती है। तो ये शिफ्टिंग जो चेंज होता है आपका, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका कोई टाइम लिमिट होता है या फिर अकॉर्डिंग टू प्रशासन के अकॉर्डिंग होता है ये? नहीं, एक्चुअली ये हमारा एक एसओपी बना हुआ है। दिल्ली मेट्रो में एम्प्लॉइयों के लिए एसओपी बना हुआ है, जिसमें अगर स्टेशन पे वर्किंग करते हैं तो 3 शिफ्ट में काम किया जाता है, ठीक ना, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट।
ठीक है। अगर जब हम ट्रेन ऑपरेशन में आते हैं तो एक स्लॉट बनाया जाता है कि मान लिया जाए कि कोई एम्प्लॉय किस शिफ्ट में काम करने के लिए ज्यादा हैबिचुएट मैं है, ठीक वो है। नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही कि मतलब कितने टाइम के बाद आपको शिफ्ट किया जाता है उस वर्किंग में, फिर कितने टाइम के बाद आपको यहाँ किया जाता है? मिनिमम 12 घंटा का बोला जाता है। नहीं नहीं, आवर्स में नहीं पूछ रही, कितने दिन आपको स्टेशन कंट्रोलर के रूप में काम करना होता है, कितने दिन मैम आपको? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल 3 साल स्टेशन के रूप में और 2 साल हाँ हाँ, टेम्प के रूप में। अच्छा अच्छा। ओ, तो जी इंडियन रेलवे भी अभी इस तरह की मर्जर की बात कर रही है जिसके तहत मतलब एक ही कर्मचारी को मल्टी टैलेंटेड बनाया जाएगा, कई तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जी क्या ये हेल्पफुल होगा इंडियन रेलवे में? जैसे आप दिल्ली मेट्रो में कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैम, दिल्ली मेट्रो का ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, बहुत गुणवत्ता वाला जो एक कार्य है इनका, जो कि कम मिनिमम मैन पावर में मैक्सिमम आउटपुट करना। और ये गुड। मुझे दिल्ली मेट्रो ही में नहीं, ये मैं बोलता हूँ कि जितने भी सिस्टम है मैं सब में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक एम्प्लॉय अगर जी मान लीजिए मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर होने के नाते मुझे सारा काम आना चाहिए उस सिस्टम का। अब्दू जैसे कि जी, मान लिया जाए, हाँ सर, गो ऑन। हम अगर मान लीजिए मैम कि अगर मुझे स्टेशन पे अगर मेंटेनेंस स्टाफ नहीं है तो मैं स्टेशन कंट्रोलर हूँ तो मैं सारा सिस्टम को मैं चला सकता हूँ मैं, ठीक है गुड ना। गुड, वेरी तो गुड। ये चीज इसको होनी चाहिए। ये चीज अगर इंडियन रेलवे में हो जाए तो बहुत अच्छी बात, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। मान लिया कि किसी कारण से कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो फॉल्ट बना पड़ी रहती है, लेकिन दिल्ली मेट्रो में ऐसा नहीं होता। हाँ सर। हाँ, जी मैम। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये बाल श्रम उन्मूलन में किसी ऐसे निजी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जो बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं अभी भी, और सत्यात बताइए। कैलाशी शांति नोबेल पुरस्कार विजेता सत्यात कैलाशी का एक संस्था है, बाल बचाओ आंदोलन। बाल बचाओ। क्या नाम है? नाम सही स्पेल करें। कैलाश सत्यार्थी हैं और ठीक। बाल बचाओ आंदोलन की सॉरी मैं याद रिमाइंड बचपन कर पा रहा हूँ। बचाओ। हाँ, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। यस सर, ठीक है सर। डब्लू जी, अच्छा यस प्रदीप सर। जी, जी सर। सुन पा रहे हैं आप? यस सर, सुन पाए हैं सर। अब दिल्ली मेट्रो में बड़ा कॉर्पोरेट कल्चर है, आप एक साफ सुथरे माहौल में और हाइजेनिक माहौल में काम करते हैं, ठीक है। जी सर। जी सर। और आप यहाँ बिहार प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं जहाँ आपको सुदूर देहात गांव में काम करना पड़ेगा, वहाँ बहुत सी जगह आपको बिजली भी नहीं मिलेगी, नाव से नदी पार करना पड़ेगा, कैसे एडजस्ट कीजिएगा आप वहाँ? सर सर्वप्रथम तो मैं सर एक बिहार का एक नागरिक हूँ, जो मैं अपने लाइफ का 22 साल मैं अपने बिहार में गुजारा हूँ। तो मुझे सर वहाँ के हर एक कल्चर और हर एक जो भी समस्या है मैं उसे जीने के लिए रूबरू हूँ। और मैं सर आपकी जहाँ से स्वच्छता की बात है तो मैं जिस प्रशासन में जाऊंगा तो मेरे दायित्व रहेगी कि वहाँ का भी चीज हो, इस दिल्ली मेट्रो के जो जो अच्छाइयाँ हैं उसको मैं वहाँ पे अप्लाई करने का प्रयास करूंगा और अपने आप को एडॉप्ट करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, अभी आपने शासन की चर्चा की, तो बताइए कि शासन और प्रशासन में क्या अंतर है? सर प्रशासन शासन क्या होता है कि जैसे कि किसी एक सॉरी सर रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, बिहार में आप सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं? सर बिहार में सबसे बड़ी सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? सर सबसे बड़ी समस्या है सर जल प्रबंधन का अभाव। तो आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं बताइए, एक बात टेक्निकल ज्ञान भी है आपको। जी सर, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जिस तरह से हमारे देश में मेट्रो सिस्टम चालू किया गया है, अगर उस तरह से अगर एक अगर टनल के माध्यम से अगर वर्तमान स्थिति में अगर जहाँ पे हमारा कोसी से जो पानी आता है, अगर हमारे इंडिया में जहाँ प्रवेश करता है वहां बहुत बड़ा डैम बनाकर पानी को अगर टनलिंग के माध्यम से अगर हम जहाँ पे सिंचाई नहीं हो रही है उसको हम सप्लाई दे सकते हैं और हमारा पानी का समस्या समाप्त हो जाए, उस हमको ट्रांसपोर्ट के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे मोनोरेल के माध्यम से या हाइपर के माध्यम से हम लोग उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे बहुत कम खर्चों में सरकार का यूज करेगा। शुरुआत में तो खर्च करेगा डिस्ट्रीब्यूशन करने में, लेकिन उसका मल्टीपर्पज यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा कॉस्ट कम पड़ जाएगा। और तो ये भी देखा जाता है कि एक वर्ष में जब बाढ़ आती है
खरबों रुपया सरकार खर्चा करती है। जैसे कि बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के जो भी समस्या होती है, अगर एक बार खर्च किया जाए तो उसके बाद ये समस्या समाप्त हो जाएगी परमानेंट। इस संबंध में भारत सरकार की एक योजना है, रिवर लिंकिंग की योजना। आपको लगता है कि बिहार में सक्सेसफुल हो सकता है ये? सर सक्सेसफुल हो सकता है सर, अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए इसे, तो सर जो सक्सेस करेगी। जैसे कि हमारा सर उत्तर बिहार बाढ़ से पीड़ित होता है, दक्षिण बिहार हमारा सूखा से पीड़ित होता है। अगर 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 उत्तर बिहार के नदियों का पानी को अगर दक्षिण बिहार में शिफ्ट कर दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से ये समस्या सुलझाया जा सकता है। और साथ साथ में अब देखा जाए कि एक समस्या क्या है प्रदीप जी, कि दक्षिण बिहार जो है वो हमारे उत्तर बिहार से काफी ऊंचाई पर है, और उत्तर बिहार और बिहार का आकार कटोरे के शेप का है, तो हम उत्तर बिहार के पानी को दक्षिण बिहार में कैसे ले जाएंगे? जी सर, तो मैंने बताया सर, जो मैंने टनल के माध्यम जो कंसेप्ट बताई आपको, कि पाइप के माध्यम से जिस तरह से बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि वाटर सप्लाई कैसे होता है, चाहे गैस पाइपलाइन कैसे जाया जाता है, या फिर जो पेट्रोल या डीजल सप्लाई होता है उसके लिए पाइपलाइन बनाया जाता है। उस तरीके से अगर पाइपलाइन बनाया जाए, उस पाइपलाइन के माध्यम से अगर हम दक्षिण बिहार में दिया जाए तो पानी को तो उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, और जब जब हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी तब तक उसका हम अनदर भी यूज कर सकते हैं, इसलिए कि ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज कर सकते हैं उससे हम लोग। बाढ़ में जितना पानी का प्रेशर होता है, क्या वो पाइपलाइन उसको संभाल पाएगा? एकदम सर, मान लिया जाए सर कि जैसे ही हमारा बाढ़ स्टार्ट होता है एक 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 मिनिमम लेवल पे हम लोग पे ही पानी को निकालना शुरू कर देंगे, ठीक ना। तो उससे क्या होगा ना कि सर जो क्षति हमारा 100% होगा वो 20% के आसपास चला जाएगा, तो 20% के आसपास चला जाता है। आवाज आ रही सर? सर हाँ, धर्मेंद्र जी पूछिए। जी हाँ प्रदीप जी, ये बताइए कि एंड आप टू बीपीएससी हाउ कैन जस्टिफाई करते हैं, बिकॉज बीइंग ए टैलेंटेड, बीइंग ए डिग्री, अगर आपको बीपीएससी में ज्वाइन भी करा तो ये तो लॉस है हमारे दिल्ली सरकार को। सर एक्चुअली सर आवाज क्लियर नहीं पाया सर, कट जाए आवाज सर, बात बोलिए सर। मेरा ये कहना है, बीइंग ए बीटेक होल्डर और इंजीनियर है, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको बीपीएससी में ज्वाइन करा बिहार सरकार है तो हम वेरीफाई, क्योंकि मतलब ब्रेन हो जाएगा मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो कार चली है उसमें। जस्टिफाई आप एडमिन होना चाहते हैं, बढ़िया जॉब कर रहे हैं सर। स्वाभाविक रूप से सर मैं दिल्ली मेट्रो में बहुत अच्छे पद पे काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छी सैलरी मिलती है और मुझे सर सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जो कि अदर पीएसयू में चाहे मुझे बिहार में नहीं मिलेगी। लेकिन सर वर्तमान सिचुएशन को देखा जाए ऐसा लाइफ में बहुत मैटर नहीं करता है। दूसरी बात यह है सर कि हमारा एक हम जिस भूमि में हम आए हुए हैं, हमारा कल्चर मिसमैच हो रहा है मेरा यहाँ पे। तो इस कारण से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कल्चर की ओर जाऊं, अपनी संस्कृति की ओर जाऊं। दिल्ली में सर कोई भी फेस्टिवल हम यहाँ मनाते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं अकेला फील करता हूँ। और सर दूसरी बात यह है कि हमारा जितने भी माता पिता हैं, भाई बहन है, परिवार है, जितना भी है, सब लोग बिहार में है, तो मैं चाहूंगा कि सर मैं अपने बिहार की तरफ शिफ्ट करूँ। हेलो। अभी थोड़े पहले आपने कहा जो आप बिहार के नागरिक हैं। जी जी, तो आप बिहार के नागरिक हैं या भारत के नागरिक हैं? सर बेसिकली सर अगर महात्मा गांधी का एक कोटेशन याद किया जाए तो सर महात्मा गांधी का राष्ट्र के प्रति एक संदेश ये था कि एक जनता को सर्वप्रथम। आप बिहार के नागरिक हैं या भारत के नागरिक हैं? सर भारत का नागरिक हूँ, नागरिकता भारत सरकार देती है, लेकिन मतलब छुट्टी मिलती है घर की। हेलो। नागरिकता हाँ सर। तो नागरिक कौन होता है बताइए? क्या सर? नागरिक किसे कहते हैं बताइए? सर भारत सरकार के द्वारा जो नागरिकता के लिए कानून बनाए गए हैं उसके माध्यम से जो आदमी उस कानून के अंदर से फिट हो बैठता है तो उसे हम नागरिक कहेंगे। जैसे कि वर्तमान सिचुएशन। आप फिट हैं? जी, मैं जन्म के आधार से
मैं यहाँ पे जन्म लिया हूँ 97 से लेकर के बाद 1950 के बाद मैं जन्म यहीं पे हुआ है और मेरे माता पिता भी यहीं पर हैं, तो मैं इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि मैं 100% मैं भारत का नागरिक हूँ। नागरिकता का प्रावधान कहाँ है संविधान में? संविधान के अनुसार भाग 2 में है नागरिकता का प्रावधान। कहाँ से कहाँ? 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है सर। 5 से 11 में। जी। तो नागरिकता संबंधित कौन सा कानून पहला बार बना था? क्या बोले सर? कौन सा कानून नागरिकता का बना है पहला बार? नागरिकता 1950 नागरिकता अधिनियम, नागरिकता कानून 1950 था सर। 50 है? 55 सर, 55। ठीक। चलिए प्रदीप जी सर एक मिनट पूछा जाए। जी प्रदीप जी, ये बताइए कि सीडी रेशियो क्या होता है, इसके बारे में सुना है आपने? सॉरी सर, मैं नहीं सुन पाया हूँ सर। मतलब बैंकिंग टर्म है सीडी रेशियो, जिसको बोलते हैं साख जमा अनुपात, सुने हैं क्या आपके? सुने हैं सर, लेकिन सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। अच्छा, रेपो रेट क्या है बताइए? रेपो रेट वह दर होता है जिस दर पे बैंक आरबीआई को से पैसा लेती है, उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई से बैंक पैसा लेती, सॉरी हाँ, आरबीआई से बैंक पैसा लेती, सॉरी सर, आरबीआई बैंक को पैसा देती है जिस रेट पे, उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। नहीं, शायद चेक कर लें एक बार आप। ठीक, सॉरी सर, चेक कर लूंगा सर, कंफ्यूज कर गया मैं सर। ठीक। जी जी जी। प्रदीप जी सर। पहले आप बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं इंटरव्यू देकर के? सर मुझे अच्छा लगा सर, मुझे कुछ पॉइंट मुझे खुद फील कर रहे हैं कि जैसे इकोनॉमी सेक्शन मेरा वीक हो गया थोड़ा सा, और सर मैं एक मैंने गलत किया, जो बिहार का नागरिक बोल दिया मैंने, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा गलत चीज है, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है वो, मैं फील किया सर वो चीज। और तरीके से मुझे इंटरव्यू तो अच्छा लगा सर। आप लोग बताइए सर, मुझे फीडबैक दीजिए सर। 5-6 चीज आप नोट कर लें कॉपी में निकाल करके, और मैं चाहता हूं कि अगली बार आप इंटरव्यू देंगे तो वो चीज मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए, ठीक है? होल्ड कीजिए मेरे। पहला है कि बोलिए आप बोलने के क्रम में साइड बाय साइड देख रहे थे, क्यों? अच्छा जी सर। ये पूरा ध्यान रखें, साइड बाय साइड आप नहीं देखेंगे, बहुत निगेटिव है। दूसरा, बताने के क्रम में कई बार हाथ उठा रहे थे समझाने के लिए, ऐसे करके। नेवर, ये कभी नहीं उठना चाहिए हाथ, वो आपके जंघा पे रहना चाहिए, कभी भी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि आप वहां पर एक याचक के रूप में जा रहे हैं, आप समझाने नहीं जा रहे हैं, तो हाथ नहीं उठना चाहिए एकदम, ये चीज को याद रखिएगा। ठीक सर। दूसरा है कि जैसे आपने एक बार बोला कि मैं आपको समझाता हूं, तो अगर आपसे पूछा भी जाए तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप किसी को समझाएंगे नहीं, क्योंकि आप याचक हैं और आपसे बहुत सीनियर होंगे वो लोग, और यहाँ भी लोग बहुत सीनियर थे आपके। दूसरा है कि अगर बोर्ड जो है आपको इंफॉर्मेशन दे कोई, ठीक है ना, अक्सर हाँ, अगर आप कहीं फंस रहे होते तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है बोर्ड के द्वारा, हिंट्स भी दिया जाता है, बताया भी जाता है, तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दे तुरंत आप थैंक यू कहेंगे, ठीक है ना? थैंक यू कहेंगे। उसके बाद एक दोबारा आपने इस्तेमाल किया ठीक है, जैसे अभी बोल रहे हैं आप, ये ठीक है आदत एकदम हट जाना चाहिए, तो ये आपके अभ्यास में है, क्योंकि आप किसको बता रहे हैं ठीक है, बोर्ड को तो नहीं बता रहे हैं ठीक है, ये आपके अभ्यास में है। मुझे कई बार आपने इस्तेमाल किया ठीक है, उस चीज को आप खत्म कर लें, और इसके खत्म करने के लिए आप क्या करें, ऐनक के सामने में जाएं बड़े से, और आप कुछ बोलें, तो जिस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, और सारे मौके इंटरव्यू मेरे द्वारा दिए गए उन क्वेश्चन पे आप एलिब्रेट करें सामने में, और उसको साइड में एक मोबाइल आप रिकॉर्डिंग रख लें, और देखें कि आप जो बोल रहे हैं उसमें ठीक है ना, शब्द का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं है, वो नहीं होना चाहिए।
आप साइट को बताएंगे। रहा इंफॉर्मेशन की बात है तो इंफॉर्मेशन अगर एक दो गलती हो जाए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई निगेटिव नहीं होता है। और कोशिश करें कि आप इसको स्किप भी कर जाएं, मतलब अगर कहीं कहीं कंफ्यूजन हो तो सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल, लेकिन अगर आप अनुमति दें, अगर आप अनुमति दें गेस करें तो मैं गेस कर सकता हूँ। जब तक आप दूसरा के आप अनुमति मांग करके अगर बोलेंगे ना तो आप गलती भी हो जाएगी तो माफ हो जाएगी और सही होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। और वैसे अगर आप आंसर बोल देंगे और वो गलत होगी तो बहुत निगेटिव एस्पेक्ट जाएगा। दूसरा है कि जैसे आप क्यों आना चाहते हैं इतना छोड़ कर करके, उसका जो आपका जवाब था वो बेहतर नहीं था। जी सर, मुझे फील हुआ था सर। हाँ, वो माता है, संस्कृति है, कल्चर नहीं, उसका एक बढ़िया सा जवाब होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो हो सकता है स्टार्ट में ही आपसे पूछ लिया जाए, और मैंने पूछा गया था आपको स्टार्ट में भी वो पूछ दिया जाए, और वो अगर आप बहुत संतुलित आंसर आप नहीं देंगे तो वो निगेटिव एस्पेक्ट जाएगा। प्रशासन में इसलिए आना चाहते हैं, बहुत सारा क्या हो सकता है प्रशासन में, आप बताइए तो जरा। हाँ सर, यहाँ सर काज की विविधता बहुत ज्यादा है सर, और यहाँ पे सर चैलेंजिंग है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, और साथ साथ में सर यहाँ पे एक लोगों के साथ मिल बैठ कर काम करने का मौका मिलेगा, जुड़ने का मौका मिलेगा। जी ठीक है, इसी तरह से 3-4 एक सही सटीक आंसर, और ज्यादा लंबा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब वो 2 से 3 सेंटेंस में आप बेहतर ढंग से तैयार कीजिएगा। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ही गाइड करेंगे। अगले वाले इंटरव्यू में ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, ठीक सर। और सब कैसा सर, कंटेंट ठीक है सर? कंटेंट हाँ ठीक, कंटेंट ठीक है। कंटेंट में देखिए, मैं पहले भी कहा इंटरव्यू में कंटेंट की बहुत ज्यादा चेक नहीं करी जाती है। कंटेंट में मैंने मेरा वीडियो आप देखिएगा, उसमें कंटेंट में अगर आपके जो फैक्चुअली